जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, आर्या जिस जेल में थी उस जेल में एक लड़के को भी लाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ही रूड था और ये असलियत में एक प्रिंस था और इसको एक लाइलियस बीमारी भी है जिसकी वजह से इसके मुंह से भी बहुत ही ज्यादा खून निकल आता है। अभी आते हैं हम अगले चैप्टर में जहाँ पर हमें बताया जाता है, जहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा हुआ था। इस जेल में जब प्रिंस का हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था तब शायरियन ने प्रिंस को मोटिवेट किया था कि तुम हिम्मत मत हारो, हम किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे। और होता भी वही है, उस ऑक्शन में इंपीरियल गार्ड आ जाते हैं जिस वजह से ये तीनों यहाँ से भागकर निकल जाते हैं। मगर महल पहुंचने के बाद भी प्रिंस का हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुका था, जहाँ पर नर्स भी कहती है प्रिंस को जो बीमारी लगा इसका कोई क्योर नहीं है, हमने अपना पूरा कोशिश किया है, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद सर्दियों के समय में इसी बीमारी के दर्द से प्रिंस बहुत ही बुरे हालत में मर जाता है, जिस वजह से किंग भी पूरे सदमे में था और कहता है ये सब कुछ हुआ इस बीमारी की वजह से। और इसके अगले दिन इनको खबर मिलता है जहाँ पर ये बंदा कहता है हमें अभी मालूम चला कि इस बीमारी को हमारे दुश्मन देशों ने बनाकर हमारे कंट्री में छोड़ा ताकि हम कमजोर पड़ सके। जिस वजह से किंग वैसे भी गुस्से में था, इसलिए किंग ऑर्डर देता है कि जिसके ऊपर भी शक हो कि वो हमारे दुश्मन देश का जासूस हो सकता है उन सभी को पकड़कर हमारे महल में लाया जाए। जो भी ये कर पाएगा उनको रिवॉर्ड में 100 मिलियन गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। और इसी रिवॉर्ड के लालच में सिटी के सभी बंदे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और मारपीट भी करने लगते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे पूरा सिटी भी तबाह होने लगता है। और इसी मारपीट के अंदर इनोसेंट बंदे भी पड़ जाते हैं जो कहते हैं लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो चुका है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग इनोसेंट हैं। मगर जो गार्ड है वो लोग इन्हें थप्पड़ मारकर चुप रहने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ लोगों को बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर गार्ड कहते हैं तुम लोग कैसे सर्दियों के समय में फेस्टिवल मना सकते हो, इसी समय प्रिंस मारा गया था और इसीलिए तुम लोग जरूर दुश्मन देश के जासूस हो गए। और इसी तरीके से इनको पकड़ कर लेकर जाया जाता है। और मगर इस आदमी को ले जाने के समय शायरिन इनके सामने आ जाती है, जो देखकर गार्ड भी कहता है हे तुम लड़की मेरे सामने से हटो वरना मैं दूसरा बार इतना अच्छे से नहीं बोलूंगा। जो सुनकर शायरिन कहती है देश का सिपाही जो कुछ पैसे के लालच में देश के इनोसेंट बंदे को घसीट रहे हैं, और दूसरी तरफ राजा जो अपने देश में क्या हो रहा है इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और मैं 10 सालों से ये सब कुछ देखकर भी चुप रही, अभी मैं शांत नहीं बैठूंगी। और इसी तरीके से ओरिजिनल स्टोरी में शायरिन राजा के खिलाफ चली जाती है, जो पढ़कर हमारे आइरिस भी कहती है ये क्या है, ये सच में क्या है, ये क्या बनाया है राइटर ने। और इसी बात को समझाने के लिए हमें एक ड्रैगन का तस्वीर दिखाया जाता है, जहाँ पर आइरिस कहती है शुरुआत में ये कहानी काफी अच्छा था, उसके बाद 20 का स्टोरी कह सकते हो ठीक ठाक था, मगर आखिर में ये क्या टट्टी बनाया है उन्होंने। और ये सब कुछ याद कर आइरिस सोचती है ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ये अभी बहुत ही ज्यादा बीमार होगा और इसी बीमारी की वजह से ये बहुत ही जल्द मर जाएगा, क्या मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और ये भी सोचती है कि मैं ओरिजिनल स्टोरी को भी सहना नहीं चाहती, मगर ये अभी बहुत ही छोटा है और इसलिए मैं इसे बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए ये ठान लेती है कि मैं इसे बचा कर रहूंगी। और ये सोचते हुए बहुत ही जोश में प्रिंस की तरफ देखने लगता है, जो देखकर प्रिंस को भी गलत फीलिंग आता है और प्रिंस कहता है तुम कुछ भी करो काम नहीं आएगा, तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जिसको प्यार करता हूँ तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक प्रिंसेस है, उसके अलावा भी वो बहुत ही नोबल लेडी है, वो बहुत ही संस्कारी है, सुंदर है और बहुत ही स्मार्ट भी है। और तुम्हें देखने से लगता है तुम एक आटे का एक टुकड़ा हो। जो सुनकर आइरिस भी उसे ऐसे देखती है और सोचती भी है क्या इसने मुझे आटे का टुकड़ा कहा, इसका मतलब क्या है। और ये सोचने के बाद कहती है ऐसा नहीं है कि तुम ही किसी को पसंद करते हो, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। और ये कह के फीमेल लीड शायरिन के बारे में सोचने लगती है कि वो बहुत ही सुंदर है और सबसे स्मार्ट भी है। और ये कहकर सोचती है कि इसी की वजह से मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस नॉवल को पढ़ा है और इसी की वजह से मैंने अपने उस जिंदगी के कष्ट को झेल पाया। और ये सब सोचने के बाद कहती है मैं जिसे पसंद करती हूँ वो है फीमेल लीड, और सेम टू सेम ऐसे ही कहती है। और ये सुन के प्रिंस को गलत फैमिली हो जाता है और कहता है फीमेल लीड हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं हर तरीके का प्यार को रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा, अभी आकर मुझे गले लगाओ। जो देखकर आइरिस भी कहती है ये नहीं है जो मैं कह रही हूँ, लगता है तुमने फिर से कुछ गलत समझा। मगर प्रिंस भी कहता है नहीं मैं ठंड से मारा जा रहा हूँ, प्लीज आकर मुझे पकड़ लो। और इसके अगले सीन में आइरिस इसे गर्मी देने लगती है और बगल में सीलिंग से पानी भी नीचे टपकने लगता है। और ऐसे कुछ समय बाद प्रिंस भी सो जाता है और आइरिस अपने कपड़ों के जेब से कुछ निकल रही थी और उसी समय प्रिंस जग जाता है और अपने हाथ की कुनाई से आइरिस के चेहरे पे मारता है कि कौन है, और पीछे मुड़कर देखकर कहता है तो ये तुम हो। और आइरिस ऑलमोस्ट रोने वाली थी। और इसके बाद फिर से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइरिस अपना लेटर लिख रही थी
सो देखकर प्रिंस भी कहता है तुम ये क्या लिख रही हो। आइरिस भी कहती है मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लिख रही हूँ। सो देखकर प्रिंस भी इसका पेपर छीन लेता है और कहता है मुझे भी दो, मुझे भी कुछ लिखना है। और ये पेपर लेकर कहता है ये बहुत ही सस्ता पेपर है, क्या तुम्हें यही पेपर मिला खरीदने के लिए। और ये भी कहते हैं इस तरीके का पेपर तो मैं बचपन में आग जलाने के लिए यूज करता था। और ये सब सुनकर आइरिस भी मन ही मन बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि मैंने जितना सोचा था ये लड़का तो उससे भी ज्यादा अनोइंग है। और दूसरी तरफ ये प्रिंस अपना लेटर लिखने से पहले सोचता है मैं महसूस कर सकता हूँ मेरा बॉडी पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है और मैं और भी ज्यादा बीमार होता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है शायद यही मेरा आखिरी लेटर होगा उसके लिए। और उसी वक्त हमें दूसरी तरफ कोलिन फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बटलर मेट अभी भी आइरिस को ढूंढे जा रहे थे। और पीछे से रिचर्ड बहुत ही जोर जोर से रोए जा रहा था और ड्यूक कोलिन भी कहता है सभी जगह पे शांत करो, कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद कोलिन रिचर्ड को भी शांत करने की कोशिश करता है कि मेरे बेटे ऐसे मत रो, मैं बहुत ही जल्द आइरिस को ढूंढ लूंगा। ये कह के आसपास देखकर सोचता है आइरिस तुम कहाँ चली गई। और उसी वक्त छत के ऊपर लुसिलियन भी प्रे करने लगता है कि आइरिस प्लीज वापस आ जाओ। उसके बाद अपने आंखें खोलकर कहता है ये सब क्या हो रहा है, आइरिस तुम हो कहाँ। और दूसरी तरफ आइरिस जो अपने लेटर खत्म कर ये क्रिस्टल देखकर सोचती है रिचर्ड और लुसिलियन जो क्रिस्टल दिया है ये तीनों ही असली है। और इन तीनों क्रिस्टलों को एम्ब्लम में डालकर सोचती है अभी किसी तरीके से मुझे ये लेटर सभी से छुपा के रखना होगा। और जब मैं प्रिंसिपल के मदद से ऐसे बाहर निकलूंगी तब मैं किसी तरीके से इस लेटर को ईटन फैमिली में भेज दूंगी। मगर ये लेटर आगे का ओरिजिनल स्टोरी में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ बदल देगा, क्योंकि इस लेटर में इसी बीमारी का इलाज लिखा हुआ है। और इस बीमारी का इलाज भी लाल बालों वाला आर्नो का बड़ा बेटा कालन ने किया था, वो भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और इस बीमारी की वजह है छोटे छोटे कीड़े जो खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये फैंटेसी नोवेल होने के बाद भी ये बहुत समय पहले की बात है, इसलिए यहाँ पर अभी तक मेडिकल फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसके अलावा भी ईटन फैमिली ने मुफ्त में सभी को दवा पहुंचाया है, जिस वजह से ये कंट्री धीरे धीरे मौत के मुंह से बाहर आ गया। और उसी वक्त दूसरी तरफ अभी भी रेवोल्यूशन चलता रहा, जो सोचकर आइडियस कहती है क्या मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को बनाने के लिए लाल बालों वाले लड़के का हार्ड वर्क और स्टोरी डेवलपमेंट भी होना बाकी है और मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ। और ये सब कुछ आइडियस सोचे जा रही थी। उसी वक्त प्रिंस कहता है ये मैंने लव लेटर लिखा है, पढ़ के बताओ कैसा है, मगर गलती से भी ये मत समझना कि ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे फियोंसे के लिए है। और इसके बातें सुनकर आइडियस का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, जो देखकर प्रिंस भी कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। और उसी वक्त आइडियस को रियलाइज होता है और आइडियस कहती है तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो तुम्हारे फियोंसे है। जो सुनकर प्रिंस भी हमें जवाब देता है और कहता है ये सब सुनो, पहले तुम इस लेटर को पढ़ के बताओ ये कैसा है। और क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ इस लेटर को पढ़ने का। जो सुनकर आइडियस भी सोचती है ये इंग्लिश है, मगर ओरिजिनल स्टोरी में इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। और ये सोचकर आइडियस लेटर पढ़ती है जहाँ पर लिखा हुआ था प्रिंसेस लिलियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अवॉइड करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जैसा हैंडसम चार्मिंग इंटेलिजेंट लड़का आपको पूरे सिटी में नहीं मिलेगा। और यदि आपने शर्मिंदगी के कारण मुझे अवॉइड किया था तो आपको ये करने की और ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे बताना चाहिए, मगर जाहिर है आपको कोई समस्या नहीं है। और ऐसे ही सिर्फ अपने बारे में लिखता है और आखिर में लिखता है मैं हमेशा आपके ऊपर नज़र रखता हूँ फ्रॉम इनूश। और उसी वक्त ये प्रिंस जिसका नाम इनूश है ये कहता है बताओ तुम्हें ये कैसा लगा, क्या ये लेटर तुम्हारे दिल को छुआ। मगर आइडियस कहती है यहाँ पर सिर्फ बेतुके बातें लिखा हुआ है और देखने से लगता है तुम एक स्टॉकर भी हो। और ये बातें जाकर प्रिंस के दिल पे लगता है और प्रिंस सोचता है मैंने इसमें बहुत ही मेहनत किया है। और उसी वक्त आइडियस पे ये नाम पढ़कर सोचती है लिलियन, मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं पर सुना है मगर मुझे याद नहीं आ रहा। और ये बहुत ही अजीब है, मुझे बहुत सारी चीजें याद ही नहीं है, जैसे कि कोई मेरे मेमोरी को रोक रहा है। और ये सोचने के बाद प्रिंस को भी कहती है तुम सिर्फ लेटर में क्या अपने बारे में ही बताओगे, और तुम किसी ऐसे को लेटर लिखो जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए लेटर में तुम हमेशा अपने अच्छाई और ईमानदारी दिखाने की कोशिश करो। जो सुनकर प्रिंस भी थोड़ा सा सैड होकर कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मगर ये अच्छा ईमानदारी है क्या। और ये कहने के बाद हमें एक मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बीमार था और प्रिंसेस लिलियन उसके बगल में खड़ी हुई थी। और ये बीमार कौन है हमें सही से बताया नहीं गया, शायद अगले एपिसोड में बता दे। और उसी वक्त प्रिंस का हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाता है और इसके मुंह से खून निकल आता है, जो देखकर आइडियस भी परेशान हो जाती है। मगर उसी वक्त प्रिंस और जोर जोर से खांसने लगता है और इसके मुंह से और ज्यादा खून निकल आता है, जो देखकर आइडियस बाहर किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है। मगर बाहर कोई भी नहीं था, जो देखकर आइडियस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मगर उसी वक्त प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा दर्द में था, जो देखकर आइडियस भी कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, कोई ना कोई हमें बचाने के लिए आएंगे। और उसी वक्त प्रिंस लेट जाता है और कहता है ये बहुत ही दर्द कर रहा है, मैं और सह नहीं पा रहा। जो देखकर आइडियस को भी काफी बुरा लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती और प्रिंस के बगल में आकर बैठ जाती है। और प्रिंस का हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुका था, जो देखकर आइडियस भी गॉड से प्रे करती है कि कोई आकर हमें बचा लो, प्लीज हमें यहाँ से निकालो।
और उसी समय हमें आइरिस का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस छोटी थी और ये कहानियां पढ़ रही थी। और कहानी में एंजल देखकर ये कहती है एंजल कितना सुंदर और कूल है, वो कहीं पर भी आ जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और काश मैं कभी किसी एक एंजल से मिल पाती। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीलियन अपने मैजिक से एकदम से आइरिस के सामने आ जाता है एक एंजल की तरह, जहाँ पर आइरिस लूसीलियन को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, मगर लूसीलियन आइरिस को देखकर बहुत ही खुश था। और उसी वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर ऑक्शन शुरू हो चुका था, जहाँ पर होस्ट कहता है आप लोगों को इतना वेट कराने के लिए हम माफी चाहते हैं। और हमारा ये ऑक्शन जो सिटी में सबसे बड़ा है, नहीं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्शन शुरू होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे बातें करता ही जाता है। और उसी ऑक्शन हाउस में एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, मगर उसी वक्त पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी आकर इसको कॉलर से उठाकर बगल में फेंक देता है कि हटो यहाँ से। और ये मोटा आदमी भी गिरने के बाद कहता है तुम होते कौन हो मुझे हटाने वाले, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और गार्ड को बुलाता है कि इस आदमी को निकलो यहाँ से, मगर जब इसका ध्यान उस आदमी के ऊपर जाता है, उसने एक ड्रैगन मास्क पहना हुआ था, जो देखकर ये आदमी भी पूरा डर जाता है और घबराने लगता है कि ये तो ईटम फैमिली का कोई मेंबर है। और उसी वक्त गार्ड भी आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जो देखकर ये आदमी भी कहते हैं नहीं कुछ भी तो नहीं। और ये सब कुछ देखकर गार्ड भी कहते हैं मगर सर आप सीढ़ियों पे क्यों बैठे हैं। मोटा आदमी भी कहता है मैं सिर्फ गिर गया था। और इसके बगल में ये लड़की भी ये सब कुछ देखकर डरी हुई थी। और शायद मुझे इस आदमी के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये है कौन, आप लोगों को पता चल गया होगा। और इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा था, आइडियस आइडियस। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म करता हूँ। आप लोग कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगला एपिसोड बड़ा होगा। और 1 से 2 महीने के लिए मेरा वॉइस ओवर उतना अच्छा नहीं आएगा, इसका कारण मैंने अगले एपिसोड के कमेंट में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी एक एपिसोड में।